नमस्कार, मातृभूमि में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। 15 अगस्त से पहले घाटी में आतंकी दहशतगर्दी में जुट गए हैं। अनंतनाग जिले के बिजबेहरा इलाके में आतंकियों ने पुलिस और सीआरपीएफ की टीम पर हमला कर दिया, जिसमें एक पुलिसकर्मी के घायल होने की खबर मिल रही है। जख्मी पुलिसकर्मी की हालत गंभीर बताई जा रही है और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। पुलिस के मुताबिक इलाके की घेराबंदी भी कर दी गई है और सर्च ऑपरेशन जारी है। आज ही बांदीपुरा में बिहार के रहने वाले मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो टारगेट किलिंग का भी सिलसिला इस वक्त जारी है जम्मू कश्मीर में। और इस बीच खबर अनंतनाग से आई है, जहां पर पुलिस और सीआरपीएफ की टीम पर हमला किया गया, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। जख्मी पुलिसकर्मी की हालत गंभीर बताई जा रही है और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए आसिफ कुरैशी का मैं रुख करना चाहूंगी, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, ये बताइए कि हमले में कितने लोग शामिल थे और उनके बारे में क्या पता लग पाया? प्रतिमा, देखिए तकरीबन 3 बजे के करीब ये हमला अनंतनाग के दाराशिको बाग के पास हुआ था, जहां पे जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की एक संयुक्त टीम जो थी वो नाके पे खड़ी थी, जिनको निशाना बनाकर कम से कम 2 हमलावरों के बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। फायरिंग की चपेट में एक एसपीओ, जिसका नाम गुलाम कादिर बताया गया है और राजौरी का रहने वाला है, वो जख्मी हो गया है और उसको उपचार के लिए तुरंत ही अनंतनाग के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पे उसकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है, जबकि इलाके की घेराबंदी अभी भी जारी है और तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस का यह कहना है कि हमलावर, जिनकी संख्या 2 थी, वो एक मोटरसाइकिल पे सवार थे और उसी पे सवार होके वो वहां से भागे, इसीलिए इस पूरे इलाके की घेराबंदी करके उनकी तलाश शुरू कर दी गई है। हालांकि अभी तक किसी के भी इस कॉर्डन में फंसने की या किसी के पकड़े जाने की कोई भी खबर नहीं है, लेकिन तलाशी अभियान अभी भी जारी है। प्रतिमा, आसिफ, मैं ये समझना चाहूंगी, चूंकि आपने कहा नाके पर इस तरीके से फायरिंग हुई है, तो क्या चेकिंग हो रही थी, उससे डर के लोगों ने फायरिंग की, या फिर ये इंटेंशनल था इस तरीके से वहां पर अटैक करना? प्रतिमा, देखिए अमरनाथ यात्रा से पहले जिस तरीके से जगह जगह पे इस पूरे रूट पे, हालांकि बोला जाए तो बिजबेहरा का इलाके से भी जो यात्री गुजरते थे उनके लिए रोड ओपनिंग पार्टीज और सड़क पे नाके लगते थे, और ये नाका भी दाराशिको बाग के पास जो लगा था, ये रोज ही लगता था। और ये माना जा रहा है कि ये इंटेंशनल अटैक इसी नाके पर था और जो संयुक्त टीम सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की यहाँ पे तैनात थी, उन्हीं को निशाना बनाकर ये अटैक हुआ था, जिसमें पुलिसकर्मी जो एसपीओ है गुलाम कादिर है, वो जख्मी हुए हैं, उसका उपचार चल रहा है। बाकी इस पूरे इलाके की घेराबंदी इस हमले के बाद कर दी गई है और अभी भी तलाशी अभियान इस जगह पे चल रहा है। बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आसिफ। हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि अनंतनाग जिले के बिजबेहरा इलाके में आतंकियों ने पुलिस और सीआरपीएफ की टीम पर हमला किया है। फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। इसी खबर पर कुछ और अपडेट्स आगे आप तक पहुंचाएंगे। बात कर लेते हैं आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा की। फिल्म कल सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है, लेकिन सिनेमाघरों के बाहर भी फिल्म पर बवाल जारी है। पंजाब में हिंदू संगठन फिल्म के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि सिख समुदाय आमिर खान के समर्थन में उतर चुका है। तो ये आर पार हो रहा है आमिर खान की कल ही रिलीज हुई फिल्म लाल सिंह चड्ढा पर। हिंदू संगठन विरोध कर रहे हैं और आमिर खान को हिंदू विरोधी बता रहे हैं, तो वहीं सिख समुदाय आमिर खान और इस फिल्म के समर्थन में उतर रहा है। तो उत्तर प्रदेश में भी अलग अलग जगहों पर विरोध हुआ है आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा का। लखनऊ में विरोध प्रदर्शन हुआ है और तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर इस फिल्म पर अब आर पार शुरू हो गई है। लाल सिंह चड्ढा कल सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है, लेकिन सिनेमाघरों के बाहर ही फिल्म पर बवाल हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां हिंदू संगठन फिल्म के विरोध में उतर आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। वहीं सिख समुदाय आमिर खान के समर्थन में वहीं उड़ते फिरते हैं यहाँ से वहाँ। तुम्हारे पैरों को क्या हुआ? कुछ भी नहीं, मैं तो बिल्कुल चंगा हूँ। कहाँ रहते हो? अपने घर विच। बुद्धू हो क्या? नहीं जी, मैं तो एक फिल्म पर 2 तरह की तस्वीर दिख रही है। मेरे 2 सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं, आप देख सकते हैं। एबीपी सांझा के संपादक जगविंदर पटियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही रणवीर मेरे सहयोगी लखनऊ से जुड़ गए हैं। जगविंदर जी, देखिए जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही है, तो एक फिल्म पर आर पार की लड़ाई शुरू हो गई। हिंदू संगठन विरोध कर रहे हैं, तो सिख समुदाय जो है वो समर्थन में उतर आया है।
देखिए, ये वैसे खामखा का विरोध था प्रतिमा, जलंधर में केवल हुआ है और वहां पर फिल्म को बंद करवाने के लिए प्रशासन को शिवसेना हिंद नाम का संगठन है जिसने एक ज्ञापन सौंपा है। और जब ये प्रदर्शन हुआ, उनकी ये मांग थी कि पीके फिल्म में आमिर खान ने हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली कुछ इस तरह का अभिनय किया है जिसको लेकर वो हिंदू विरोधी छवि बता रहे थे आमिर खान की। लेकिन थोड़ी देर बाद वहां पर सिख तालमेल कमेटी के लोग आए और उन्होंने कहा कि जहां तक पीके फिल्म का सवाल है तो ये तो काफी टाइम पहले रिलीज हो चुकी है, आज इसके विरोध का क्या मतलब बनता है। और अगर जो लाल सिंह चड्ढा फिल्म है उस पर कोई विरोध है तो सिखों को उस पर कोई इतराज नहीं है, क्योंकि ये पहले फिल्म एसजीपीसी को भी दिखाई गई है और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का समर्थन मिलने के बाद ही इस फिल्म को पंजाब में रिलीज किया गया है। लिहाजा उन्होंने कहा कि सिख तालमेल कमेटी को इस पर कोई इतराज नहीं है। प्रशासन ने दोनों को जो है वो अपने अपने रास्ते जाने के लिए कहा और उनका ज्ञापन अपने पास रख लिया। जी, रुख करना चाहूंगी मैं रणवीर का भी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से तस्वीरें आने लगी है। रणवीर, लखनऊ की तस्वीर भी आपके जरिए हम तक पहुंची है जहां पर हिंदू संगठन विरोध में उतर आए हैं। मांग क्या है इन लोगों की? देखिए प्रतिमा, विरोध का एक बड़ा बाजार है और इस बाजार के कई दुकानदार हैं जो अपनी दुकानें चलाते हैं और ऐसी ही कुछ दुकानें हैं सनातन रक्षक सेना और अखिल भारत हिंदू महासभा जैसी, जो अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग समय पर विरोध प्रदर्शन करते हैं। लाल सिंह चड्ढा में विरोध इस बात का कि आमिर खान की पत्नी ने 2015 में एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें भारत में रहने में डर लगता है और अब 7 साल बाद इस मामले को फिर से सोशल मीडिया के जरिए उछाला गया और जैसे ही ये मामला सोशल मीडिया में आया, इस मामले को कुछ लोगों ने लपक लिया और कल वाराणसी के वाराणसी के आईपी मॉल में, माफ़ कीजिएगा, वहाँ पर कुछ सनातन रक्षक सेना के लोग पहुँचे, विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया। लखनऊ में अखिल भारत हिंदू महासभा के शिशिर चतुर्वेदी जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने विरोध जता के फिल्म पे प्रतिबंध की मांग कर दी और ये सभी लोग सिर्फ यही चाहते हैं कि फिल्म में रोक इसलिए लग जाए क्योंकि आमिर खान की पत्नी ने एक विवादित बयान 7 साल पहले दिया था। बाकी फिल्म किसी ने देखी नहीं और फिल्म के बारे में कोई जानता नहीं। जी बिल्कुल, कुल मिलाकर लाल सिंह चड्ढा बवाल के बावजूद और जितना भी इस पर कॉन्स्पिरेसी हो रही है उसके बावजूद रिलीज हो चुकी है और पहले दिन का कलेक्शन जो है करीब 11 करोड़ का बताया जा रहा है। मातृभूमि देख रहे हैं आप। शिवसेना पर अधिकार के बीच एकनाथ शिंदे गुट ने मुंबई के दादर इलाके में शिंदे गुट ने अलग शिवसेना भवन का ऐलान किया। शिवसेना पर दावेदारी को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग में भी है। इस बीच पहले असली शिवसेना कौन, इसकी लड़ाई हम सभी ने देखी और अब खबर आ रही है कि एकनाथ शिंदे गुट ने मुंबई के ही दादर इलाके में अलग शिवसेना भवन का ऐलान कर दिया है। तो शिवसेना यानी जो उद्धव की शिवसेना थी उसका शिवसेना भवन पहले ही दादर में था, लेकिन अब एक नया शिवसेना भवन शिंदे गुट की ओर से उसका ऐलान कर दिया गया है। तो शिवसेना पर अधिकार के बीच ये बड़ी खबर आई। तो मुंबई के दादर इलाके में बनेगा शिंदे गुट का शिवसेना भवन। शिवसेना पर अधिकार के बीच ये बड़ा ऐलान कर दिया गया है। एकनाथ शिंदे गुट ने मुंबई के दादर इलाके में अलग शिवसेना भवन का ऐलान किया है। शिवसेना पर दावेदारी को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है, चुनाव आयोग के भी समक्ष है और इस बीच एक बड़ा ऐलान जो शिंदे गुट की तरफ से किया गया है कि मुंबई के दादर इलाके में नया शिवसेना भवन बनेगा। शिंदे गुट की ओर से मुंबई के दादर में एक और अलग शिवसेना भवन बनाने का ऐलान किया गया। तो पहले पार्टी किसकी, शिवसेना किसकी, असली शिवसेना किसकी, इसको लेकर लड़ाई चलती रही और अब शिवसेना भवन को लेकर ये नया ऐलान किया गया है। रौनक कुकड़े हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। रौनक, इस बारे में और क्या कुछ अपडेट्स हैं आपके पास, क्योंकि अभी तो लड़ाई पार्टी पर किसका हक है इसको लेकर चल रही थी। जी देखिए, निश्चित तौर पर प्रतिमा जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है, शिंदे गुट के विधायक है सदा सरवणकर, जो उसी इलाके से विधायक है जहां पर जिस दादर इलाके में शिवसेना का भवन है, यानी उद्धव ठाकरे की पार्टी का जो मुख्य कार्यालय है शिवसेना भवन, उसी इलाके के विधायक है। उनकी तरफ से जानकारी दी गई है कि अब शिंदे गुट की तरफ से भी शिवसेना भवन जो है वो नया शिवसेना भवन दादर इलाके में ही बनाया जाएगा। और जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि जब सरकार बनी थी उसके बाद ही शिंदे गुट के कुछ प्रमुख नेता जो है यहाँ पर एक उन्होंने मुआयना भी किया और एक बिल्डिंग भी आइडेंटिफाई की है जिसको तोड़कर नए शिवसेना भवन की नींव जो है वहां पर रखी जाएगी। तो कुल मिलाकर एक बड़ा ऐलान शिंदे गुट की तरफ से होता हुआ दिख रहा है और कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को घेरने की भी कोशिश इस माध्यम से हो रही है। तो ये जो केलकल रोड पर पहले से ही शिवसेना का भवन है, उससे कितनी दूरी पर हो सकता है इनका नया दफ्तर, ऐसी कोई जानकारी? जी देखिए, जो जानकारी प्रतिमा बताई गई है, करीबन 500 से 600 मीटर की दूरी पर ही एक बिल्डिंग को आइडेंटिफाई किया गया है और वहीं पर
ये नया शिवसेना भवन जो शिंदे गुट का होगा वो बनाने की कोशिश वहां पर की जाएगी। और जो जानकारी मिल रही है कि अगले 1 साल के दौरान ये नया जो कार्यालय है वो बना दिया जाए, इस तरह की आगे की रणनीति जो है वो देखने को मिल रही है। जी, बहुत शुक्रिया रौनक कुकड़े इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक और शिवसेना भवन ज्यादा समय नहीं लगेगा, 1 साल के अंदर अंदर आपको देखने को मिल सकता है, जिसका ऐलान अब शिंदे गुट की तरफ से कर दिया गया है। दादर इलाके में ही दूसरा शिवसेना भवन बनेगा जो कि शिंदे गुट का होगा। बात बिहार की कर लेते हैं, जहां गठबंधन की सरकार लौटने के बाद नजर 2024 लोकसभा चुनाव पर टिक गई है। पॉलिटिकल पंडित नीतीश को एनडीए छोड़ने के फैसले को पीएम पद की दावेदारी के तौर पर भी देख रहे हैं। आज सीएम नीतीश कुमार ने खुद को पीएम पद की दावेदारी से दूर बताया, लेकिन अगले ही पल विपक्षी एकता का झंडा बुलंद करने से भी नहीं चूके। हालांकि जैसे जैसे पीएम पद के लिए नीतीश की दावेदारी की चर्चा ने जोर पकड़ा तो विपक्ष की तरफ से विरोध के सुर भी सुनाई देने लगे। विपक्ष एकजुटता के अभाव में दिख रही है, तो दूसरी तरफ पीएम मोदी के चेहरे को, जो कि अपने दम पर 2 बार पूर्ण बहुमत से जीत कर आए हैं, यानी बिहार के सियासी परिवर्तन से 24 में चमत्कार की जो उम्मीद विपक्ष कर रहा है वो आसान नहीं है। हालांकि सीएम नीतीश कुमार की कोशिशें जारी। मेरे मन में कोई बात नहीं सर, बिहार का कोई कहता रहे, हमारे नजदीक भी कह देता हम प्रणाम करते। बिहार से अभी तक कोई पीएम नहीं हुआ। हमारा काम है सबका काम करना और हम कोशिश करेंगे कि सभी दल मिल करके एक साथ चलें। विपक्ष वाले तो बहुत अच्छा होगा, एक साथ मिल करके रहेंगे तो लोगों की समस्याओं के लिए बात करेंगे और समाज में अच्छा वातावरण रहे, इसके लिए सब मिल करके बिहार के सपने को पूरा करेंगे, पीएम बनेंगे। सबकी इच्छा है। पहले ही बता दिया सर। एक सवाल इस तरफ सर, एक सवाल इस तरफ सबको एक करने का, तो उसमें पॉजिटिव काम कर रहे हैं। बहुत लोगों का फोन आ रहा है, बात हो रहा है, हम सब कर रहे हैं, सब करेंगे। पहले अपना यहाँ का काम करके फिर और जगह। सीएम नीतीश कुमार पीएम पद की उम्मीदवारी से इनकार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जेडीयू संसदीय दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को भरोसा है कि अगर 2024 में मोदी के सामने नीतीश होंगे तो बीजेपी जीत की हैट्रिक से जरूर चूक जाएगी। आपने पहला ट्वीट किया और उसके बाद से ये सब कुछ फैलने लगा, तो आखिर आप लोग बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देश की राजनीति में, केंद्र की राजनीति में बतौर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार क्यों मानते हैं? आपको लगता है कि पूरा विपक्ष मान जाएगा? देखिए, उस रूप में हमने दावेदारी अभी नहीं की है। हमने यही कहा है कि नरेंद्र मोदी जी के सामने एक पर्सनालिटी जो प्रधानमंत्री पद के लिए हो सकता है, उसमें नीतीश कुमार जी हर तरह से फिट हैं। योग्यता का सवाल हो, अनुभव का सवाल हो, जो काम उन्होंने किया है राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में, उसको आधार माना जाए तो हर तरह से नीतीश कुमार जी में योग्यता है प्रधानमंत्री पद संभालने की। लेकिन उम्मीदवार के रूप में कोई आज हम लोग उनको ला रहे हैं सीधे, ऐसा नहीं है। बाकी तो देश भर में और पार्टी है, जो सिचुएशन होगा उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग तय करेंगे। पार्टियों में जैसे ममता बनर्जी हैं, उनकी तरफ से भी, उनकी पार्टी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि वो भी उम्मीदवार हो सकती हैं। आपको उत्तर प्रदेश है जो सबसे बड़ा स्टेट है, उसको लेकर भी कहा जा रहा है, मायावती हैं, तमाम किस तरह से इनको सबको एक करेंगे, एक जगह लाएंगे? क्योंकि ये कहा जाता है कि ये जो कुनबा है इतना बड़ा हो जाता है कि एक को संभालो तो दूसरा रूठ जाता है। इसलिए हमने कहा कि अभी कोई उस रूप में हम लोगों ने सोचा नहीं है। अभी कोई उसका प्लान हम दे रहे हो या कोई दावेदारी हम दे रहे हो, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ज़रूरत तो है ही आज देश में। जिस तरह से जो आज की सरकार चल रही है, महंगाई चरम सीमा पे, बेरोजगारी का आलम सब लोग देख रहे हैं। आपको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी को चुनौती नीतीश कुमार दे पाएंगे? इसके पीछे आप कैसे देखते हैं? हाँ, अगर वैसी स्थिति बनी तो निश्चित रूप से चुनौती ही नहीं दे पाएंगे, बल्कि हर तरह से नरेंद्र मोदी को शिकस्त देने का काम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हो सकता है। जेडीयू को नीतीश की सियासी ताकत पर कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, लेकिन विपक्ष के सुर अलग अलग नजर आ रहा है। टीएमसी सांसद है सौगत राय, उन्होंने पीएम उम्मीदवारी के लिए ममता बनर्जी के नाम को भी आगे कर दिया। देश की राजनीति में कई नए मोड़ आ रहे हैं, इन पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं तृणमूल कांग्रेस के सांसद और आला नेता सौगत राय जी। ये बताइए दादा कि अभी जिस तरह से बिहार की राजनीति बदली है, क्या नीतीश कुमार को विपक्ष का प्रधानमंत्री का चेहरा देख रहे हैं? ये बोलने के लिए अभी समय नहीं है।
नीतीश कुमार बीजेपी का संग छोड़ दिया, इससे जरूर बीजेपी का धक्का पहुंचा। और हम लोग जो बीजेपी विरोधी हैं, हम खुशी है। बिहार एक तो हिंदी भाषी राज्य है, हिंदी हार्टलैंड का अंश है, तो वहाँ बीजेपी को धक्का मिलना मतलब वो पीछे चले गए। अब जानते हैं नीतीश कुमार छोड़ने के साथ साथ राज्यसभा में बीजेपी का हालत खराब हो गया है और अगले लोकसभा चुनाव में इसका असर जरूर पड़ेगा बिहार का लोकसभा सीट में। इस समय बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि विपक्ष के लिए ये 2 मिनट का काम है, सबको तैयार हो जाना चाहिए कि नीतीश कुमार ही विपक्ष का चेहरा हो बतौर प्रधानमंत्री 2024 में। ना, मैं तेजस्वी यादव को बोलने के ऊपर टिप्पणी नहीं करने चाहता हूँ। कौन प्रधानमंत्री का फेस होगा वो बोलने का समय अभी नहीं आया है। पहले जरूरी है कि विपक्ष के लोग, बीजेपी विरोधी लोग एक साथ हो जाए, फिर देखा जाएगा क्या होता। प्रधानमंत्री के पद पे जरूर ममता बनर्जी दावा कर सकती है। वो बहुत दिन से 12 साल से पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री रह चुके हैं। सारा देश उनको जानते हैं क्योंकि वो केंद्र में 2 बार मंत्री रही है। लेकिन ये सब कोई चर्चा नहीं हुआ। बिहार में कांग्रेस महागठबंधन सरकार में शामिल है, लेकिन पीएम पद के लिए नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं कर पा रही है। कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित ने पीएम पद के लिए कांग्रेस की दावेदारी को सबसे मजबूत बताया। आपको लगता है क्या नीतीश कुमार में वो काबिलियत है कि 2024 में प्रधानमंत्री का चेहरा हो? देखो, मैं उन पे व्यक्तिगत कोई टिप्पणी करने की बजाय ये कहता हूँ कि मेरे हिसाब से 2024 में विपक्ष का बलशाली और इफेक्टिव चेहरा क्या हो सकता है। एक तो देखिए, अभी एक बात साफ है कि जहाँ जहाँ बीजेपी के खिलाफ की पार्टियों ने एक अच्छी तरीके से गठबंधन किया है, ज़मीनी हकीकत को समझ के टिकटें दी हैं और उसमें जोड़ तोड़ किया है, वहाँ उनको सफलता मिली है। दूसरा, या तो वहाँ जहाँ कोई ऐसा ताकतवर चेहरा रहा है, चाहे स्थानीय हो चाहे राज्य सरकारों में हो, उसने भारतीय जनता पार्टी को, मोदी को, दोनों के आकर्षण को ध्वस्त किया है। ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स क्या नीतीश जी में हैं वो तो उन्हें दिखाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, एक बात तो है, आप बन गए मुख्यमंत्री, लेकिन आप पर भरोसा, मैं तो ये सवाल पूछता हूँ, समझ लो 2014 में विपक्ष जीत जाता है, ठीक है, 2024 में समझ लीजिए जीत जाता है, समझ लीजिए प्रधानमंत्री बन जाते हैं, मेरे को क्या गारंटी है, समझ लो हमारे 300 लोग हैं और सामने 180 बीजेपी के हैं, कि हमारे 140 तोड़ के ये 180 से मिलकर सरकार बना लें। किया ना इन्होंने पहले। तो आदमी का ये ठीक है कि आदमी कई बार जो करता है वो दोबारा नहीं करता, लेकिन उसका भरोसा कहाँ से आएगा? उसका भरोसा तब आएगा जब इनमें सही में क्षमता हो तमाम पार्टियों को मिलजुल के एक करने की। अभी मुझे लगता है कि अगर आप व्यक्तियों को छोड़ दें, क्योंकि व्यक्ति तो ये काम कोई भी कर सकता है, अगर कोई एक पार्टी है जिसका 3 या 4 या 5 राज्यों से ज़्यादा में असर है और सही में प्रभावी असर है, तो वो कांग्रेस है। हाँ, अब चेहरा कांग्रेस से आए किसी और से ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभी बहुत जल्दी है इस बात को कहना। और मैं अपनी बात इस बात से ख़त्म करूंगा कि जो तमाम पार्टियों को जोड़ पाएगा, इसका मतलब है और पार्टियों का उनमें भरोसा है, और ये भी भरोसा है कि इस आदमी का अगर हम नाम आगे करेंगे तो अगर हमको 10 सीटें जीत रहे हैं तो हम 15 जीतेंगे, जहाँ 15 जीत रहे हैं वहाँ 30 जीतेंगे। तो फिर उस आदमी को किसी अगर ऐसा बड़ा कोई अलायंस होता है तो उसके पहले एज अ पीएम अनाउंस किया जाएगा। नहीं तो मुझे नहीं लगता है कि कोई अनाउंस्ड पीएम के अंडर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। तो इस पूरे मसले पर कांग्रेस में अंतर्विरोध नजर आ रहा है। संदीप दीक्षित के उलट कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने नीतीश की उम्मीदवारी का समर्थन किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पाला बदलने के बाद राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि 2024 के आम चुनाव में विपक्ष की ओर से वो साझा उम्मीदवार प्रधानमंत्री पद के लिए हो सकते हैं। बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय निरुपम हैं। निरुपम साहब, क्या आप भी ये मानते हैं कि एक साझा उम्मीदवार नीतीश कुमार हो सकते हैं, एक ऐसे व्यक्ति जिन पर भरोसा किया जा सकता है क्या, कभी यहाँ कभी वहाँ? देखिए, उसमें 2-3 बातें महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहली जरूरत यह है कि विपक्षी पार्टियों के बीच भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक एकता तैयार हो। तो नीतीश कुमार जी ने जो बिहार में सत्ता पलट किया, उससे एकता की उम्मीद बहुत जगी है। यह अपने आप में एक सुखद अनुभव है। तो एक बार विपक्षी एकता बन गई, उसके बाद सब मिलकर लड़ें, सब मिलकर लड़ेंगे। और उसके बाद अगर भारतीय जनता पार्टी को हम रोक पाए तो निश्चित तौर पर
यह देखा जाएगा कि किस पार्टी के पास ज्यादा सांसद है। कांग्रेस पार्टी के पास कितने सांसद होंगे मैं इसका अभी तक प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूं और कर भी नहीं सकता, लेकिन निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी होगी और कांग्रेस पार्टी में हम सबके प्रधानमंत्री पद के जो उम्मीदवार हैं वो श्री राहुल गांधी जी हैं, ऐसा हमारा साफ साफ मानना। क्या कांग्रेस पार्टी चाहेगी कि कांग्रेस के अलावा कोई अगर दूसरा चेहरा जिस पर सहमति बनती है बाकी लोगों की, तो क्या कांग्रेस उसे समर्थन करने के लिए तैयार है? मेरा सवाल नीतीश कुमार और ममता बनर्जी को लेकर स्पेसिफिक। देखिए, कांग्रेस ने इससे पहले भी जो अपोजिशन वाले या सोशलिस्ट माइंडेड नेताओं की जब सरकार बनी तो बाहर से रह के समर्थन देने का काम किया है। अगर ऐसी नौबत आई तो हो सकता है बाहर से रह के कांग्रेस समर्थन देने की एक भूमिका निभाए, लेकिन मैं आज इस बारे में कुछ नहीं कह सकता कि कांग्रेस पार्टी सरकार में शामिल होकर किसी और को प्रधानमंत्री बनाना चाहेगी या बनाने की इच्छा रखेगी। मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। हाँ, इतना मुझे मालूम है और इतना पार्टी के अंदर का एक फैसला मैं जानता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार जो हैं वो राहुल गांधी हैं। यमुना से दूर रहें, अपने बच्चों का व अपने मवेशियों का ख्याल रखें। कल सुबह के बाद और ज्यादा बढ़ेगा, कृपया करके यमुना के पास बिल्कुल ना आए। मध्य प्रदेश के धार जिले में कारम नदी पर बन रहे कोठीदा डैम में रिसाव के चलते डैम का एक हिस्सा गिर गया। ये डैम 100 करोड़ की लागत से तैयार किया जा रहा था। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर नदी के आसपास के छोटे बड़े 15 गांव खाली करवा दिए हैं। पुलिस और जिला प्रशासन की टीम पूरी तरह से मुस्तैद है। एनडीआरएफ की टीम को भी मुस्तैद कर दिया गया है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उसी डैम की जिसका एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिर गया और आसपास कैसे लोगों में पैनिक की स्थिति बन गई। ये जो शोर आपको सुनाई दे रहा है, डैम का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिर गया। जो डैम है इसे तैयार किया जा रहा था 100 करोड़ की लागत से। सभी लोग घरों से बाहर निकल आए कृपया करके, घरों के अंदर कोई नहीं रहे। डैम से पानी निकलने वाला है, आप लोग तत्काल घरों से बाहर निकलें। सभी लोग बाहर आ जाएं। बनने वाली उसने अपने परिवार और बच्चों को बचा के किसी ऊंचे स्थान पर चले जाए तुरंत मकान की चिंता न करे, ताला वाला मार के और सामान की भी चिंता न करे। अपने आप को बचाए, पहले बच्चों को बचाए, परिवार को बचाए। तो आप सुन रहे हैं किस तरीके से पुलिस प्रशासन जो है वो अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों से इस बात की अपील कर रहा है कि वो सुरक्षित जगहों पर चले जाए। खासतौर पर अगर बच्चे हैं घरों में तो आप जल्द से जल्द इस जगह को खाली कर दें, क्योंकि जिस तरीके से डैम में रिसाव हो रहा था फिर एकाएक उसका एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिर गया। ऐसे में डर का, खौफ का माहौल है। ज्यादा जानकारी के लिए मैं रुख करना चाहूंगी अपने सहयोगी ब्रजेश राजपूत का, जो कि हमारे साथ मौजूद है। ब्रजेश, अभी किस तरीके के हालात हैं? देखिए, अभी तो स्थिति नियंत्रण में है। अच्छी खबर यह है कि जो वहाँ पे जो डैम था उसका रिसाव रोकने की व्यवस्था की जा रही है, उस जगह पे मिट्टी डाली जा रही है। उसके अलावा डैम में जो पानी भरा है उसको कंट्रोल लीकेज किया जा रहा है, यानी कि कंट्रोल तरीके से उसको बाहर निकालने की प्रोसेस शुरू हो गई है। अलग अलग जगह के जगह से नहरें खोदी जा रही हैं जिससे पानी कंट्रोल तरीके से निकल सके, जिससे उस बांध पे पानी का दबाव कम हो सके। और एक तीसरी अच्छी खबर यह है कि वहाँ पे मौसम एकदम साफ है, बारिश नहीं हो रही है, जिससे और जो बचाव का काम है, राहत का काम है, बढ़िया चल रहा है और उस बांध में और पानी नहीं आ रहा है। सुबह जरूर पैनिक हो गया था। उस बांध के पास से जो ओईवी रोड है, आगरा बॉम्बे रोड है, वहाँ पे ट्रैफिक रोक दिया गया था एहतियातन, मगर अब वो भी ट्रैफिक भी चालू कर दिया गया है। एहतियातन तकरीबन 18 गाँव को खाली करवाने के नोटिस दिए गए हैं और प्रशासन ने वहाँ के लोगों से कहा है कि आप यहाँ से दूर चले जाएं क्योंकि कभी भी पानी छोड़ा जा सकता है। तो प्रशासन की पूरी कोशिश है कि ये जो बांध में जो पानी का दबाव बना हुआ है वो धीरे धीरे कम करके इसको कंट्रोल किया जाए। तो दोनों काम एक साथ हो रहे हैं।
जो जो रिसाव वाली जगह है वहाँ पे मिट्टी डाली जा रही है और जो पानी आसपास की जो जगह है बांध में उससे पानी निकाला जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि इस पहली बारिश थी, बांध अभी निर्माणाधीन है, पूरा नहीं बना है, मगर पहली बारिश में ही इस बांध ने अपनी कमजोरी दिखा दी और कल दोपहर से लीकेज होना शुरू हुआ था, रात तक थोड़ा बढ़ गया था और सुबह थोड़ा सा उसका हिस्सा मिट्टी का गिर गया था, जिससे पैनिक स्थिति हो गई थी। और वहाँ पे तकरीबन तीनों जिलों के एसपी, कलेक्टर्स और इंदौर संभाग के कमिश्नर डेरा डाल के बैठे हैं और किसी परिस्थिति से निपटने के लिए तमाम चीजें देख रहे हैं। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के 2 मंत्री भी वहां पहुंच गए हैं, जिसमें जल संसाधन विभाग के मंत्री तुलसी सिलावट भी हैं और राज्यवर्धन सिंह भी हैं। वो वहां पूरा बचाव वाला काम देख रहे हैं कि किसी तरीके से इस अनिष्ट को टाला जा सके। तो प्रशासनिक अधिकारियों का दावा है कि स्थिति हम धीरे धीरे नियंत्रण में कर रहे हैं और चिंता की कोई बड़ी बात नहीं है। तो खतरे के आसपास वाले आप जिस तरीके से बता रहे हैं 18 गांव लगभग है जिनको अलर्ट पर रखा गया और उन्हें बोला गया कि आप जल्दी से जल्दी सुरक्षित जगहों पर चले जाएं, उसमें किसी तरीके की दिक्कत तो नहीं आ रही है ब्रजेश? आराम से ये सब हो पा रहा है? नहीं, देखिए आराम से तो नहीं हो रहा। कोई भी व्यक्ति अपना गांव छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि जो गांव में घर के साथ साथ इतना सारा उनका तामझाम होता है, सब पूरी गृहस्थी होती है, तो लोगों से कहा जा रहा है कि अभी अपने परिवार को साथ लेके चले जाइए। हो सकता है कुछ बार बाप को वापस आना पड़े। पुलिस सख्ती भी कर रही है, मगर लोगों को समझाइश भी दी जा रही है कि चूंकि पहले जान माल की रक्षा करिए, उसके बाद कुछ होगा तो देखा जाएगा। तो कोशिश की जा रही है कि गांव धीरे धीरे खाली किए जाएं। तो धार जिले के 12 गांव हैं और जो खरगोन जिले हैं उसके 6 गांव हैं, कुल 18 जिले के गांव को खाली किया जा रहा है। ये सारे वो गांव हैं जो बांध का जब पानी इनके अनिष्ट छोड़ा जाएगा तो उनके रास्तों में आएंगे, इसलिए कोशिश की जा रही है कि इन गाँव को भी खाली किया जाए। मगर फिर भी प्रशासनिक अधिकारी कह रहे हैं कि स्थिति धीरे धीरे नियंत्रण में आ रही है। बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए ब्रजेश राजपूत आपका। धार में डैम रिसाव होने पर मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि हालात नियंत्रण में है और घबराने की जरूरत नहीं है। बात करने के लिए हमारे साथ मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग जी हैं, जिन्होंने अभी उस पूरे मामले में जानकारी भी ली है। विश्वास जी, हम जानना चाहते हैं कि वो धार का जो बांध वाला मामला है, धार के धर्मपुरी इलाके का एक निर्माणाधीन डैम है जिसकी कैपेसिटी लगभग 43.8 MCM है। अभी उसमें 15 MCM ही पानी है। राइट साइड में ऐसी खबर है कि उसमें कुछ लीकेज है, कुछ स्लिप हुआ है और तत्काल ये सुनिश्चित किया गया है कि उसमें क्षति ना हो। उसको 2 स्तर पर पूरी मुस्तैदी के साथ काम किया जा रहा है। एक तो वो 15 गांव जिसमें ऐसा अनुमान है कि यदि कहीं क्षति होती है, क्षतिग्रस्त होता है डैम, तो उन गांव में स्थितियां बिगड़ सकती हैं, तो वहां पर सभी लोगों को सुरक्षित रखने के इंतजामात किए गए हैं। और जो मैंने बताया 15 MCM जो पानी है उसको खाली कराने के भी इंतजाम किए गए हैं। साइड से ट्रंच बनाकर उस पानी को भी खाली करने के लिए निर्देश दिया है। काम शुरू हो गया है। NDRF और SDRF की टीम वहां पर पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ लगी है। प्रशासन पूरा मुस्तैद है। पहली प्राथमिकता यही है कि किसी भी तरह डैम में और क्षति ना हो, पर उसके साथ साथ यदि ऐसी स्थिति बनती है तो उसके लिए हमें क्या क्या इंतजामात करने हैं उसकी पूरी व्यवस्था की गई है। यानी कि डैम टूटने का खतरा अभी है या ये कहना अभी मेरा स्तर पर उचित नहीं होगा। ये कोशिश की जा रही है कि सभी स्थितियां चुस्त दुरुस्त रहें, ठीक रहें। हरियाणा में यमुनानगर के हथनीकुंड बैराज से 1,87,500 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जो अगले कुछ ही घंटों में दिल्ली पहुंच जाएगा। इस बीच दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने लगा है। यमुना खतरे के निशान को पार कर गई है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर 205.388 मीटर तक पहुंच चुका है। दिल्ली में यमुना में खतरे का निशान 205.33 मीटर है। तो जिस तरीके से हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, दिल्ली पर खतरा लगातार गहराता हुआ। अनुमान इस बात का लगाया गया था कि 72 घंटे के अंदर दिल्ली में यह पानी दाखिल हो जाएगा और फिलहाल खतरे के निशान से कुछ ही मीटर पानी बचा है। खतरे के निशान को आपको बता दें कि 205.33 मापा जाता है यमुना में और फिलहाल जलस्तर बढ़ रहा है। यमुना में खतरे के निशान को पार कर गई है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर फिलहाल 205.88 मीटर। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मैं रुक करना चाहूंगी अपने सहयोगी दीपक रावत का। दीपक, क्या तैयारियां हैं दिल्ली में इस स्थिति से निपटने के लिए, क्योंकि कहा जा रहा है अगले 72 घंटे दिल्ली पर भारी? जी, साफ तौर पर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लगातार जो लो लाइन एरियाज हैं, जो यमुना के आसपास के इलाके हैं जहां पर कुछ लोग अभी रहते हैं, उनको हटाने का काम किया जा रहा है। कल से ही
हमने देखा कि वहां पर जाकर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको सचेत कर रहे थे, उनके कह रहे थे कि वो जल्द से जल्द ऊपर की जगहों पर चले जाए। उनके लिए टेंट लगाने की व्यवस्था भी लगातार की जा रही थी, उनको वहां पर शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन अब जिस तरीके से खतरे के निशान पर यमुना का जलस्तर पहुंच गया है, तो अब जो पहले से ज्यादा तेजी से लोगों को वहां से इवैक्यूएट करना पड़ेगा, क्योंकि अब लगातार पानी हथनीकुंड बैराज से छोड़ा जा रहा है। करीबन 2 लाख क्यूसेक पानी आज सुबह के वक्त छोड़ा गया है। तो लगातार जब पानी दिल्ली में पहुंचेगा तो स्थिति बिगड़ सकती है। इसलिए शासन की कोशिश है कि जल्द से जल्द यमुना के किनारे जो लोग रह रहे हैं उनको वहां से हटाकर किसी दूसरी सुरक्षित जगह पर ले जाए। बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। दीपक रावत हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि अगले 72 घंटे बेहद महत्वपूर्ण है दिल्ली के लिए, क्योंकि यमुना जो है वो खतरे के निशान के पार पहुंच चुकी है। 72 घंटे के अंदर अंदर हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया पानी दिल्ली में इस तरीके से पहुंचेगा कि जो लो लाइंग एरिया है दिल्ली के वो प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे में इन इलाकों को अलर्ट पर रखा गया है। महाराष्ट्र के जालना में इनकम टैक्स विभाग 58 करोड़ कैश और 32 किलो सोना जब्त कर चुका है। इनकम टैक्स सूत्रों के मुताबिक कल 30 लॉकर की जांच कर चुकी है वो टीम, और अब करीब 30 और लॉकरों की जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि इन लॉकरों से भी करोड़ों रुपए कैश बरामद हो सकते हैं। तो कल 30 लॉकरों की जांच की गई थी, करोड़ों कैश बरामद हुए थे, कई दस्तावेज बरामद हुए थे, और अब यह बताया जा रहा है कि 30 और लॉकर हैं जिनकी जांच की जा रही है। इन लॉकरों से भी करोड़ों रुपए कैश बरामद हो सकते हैं। इनकम टैक्स की टीम जिसने बेहद फिल्मी अंदाज में इस पूरी रेड को अंजाम दिया, वो अभी भी 30 और लॉकरों को तलाशने का काम कर रही है, और माना जा रहा है कि कुछ और कैश बरामद हो सकता है। रुक करना चाहूंगी अपने सहयोगी सूरज ओझा का। सूरज, इस बारे में और क्या कुछ जानकारी है? जो 30 और लॉकर हैं, क्या उन्हीं लोगों से संबंधित है जिनके लॉकर से पहले इतनी भारी तादाद में कैश बरामद किया गया? जी बिल्कुल प्रतिमा, देखिए जो पूरा मामला है ये किस तरह से आईटी ने कैसे इस पूरे मामले का खुलासा किया, कैसे 58 करोड़ तक जब्त किए। तो अब जो 30 अकाउंट थे उनकी तो जांच हो चुकी है, लेकिन अब और 30 ऐसे लॉकर्स हैं जिनकी जांच करनी काफी जरूरत है। देखिए आपको बता दें कि ये जो स्टील कंपनी है और जो दूसरी जो इस मामले में संदिग्ध है, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज के नाम पर ये लॉकर्स खोले थे, लॉकर्स बनाए थे, लेकिन उस पर एम्प्लॉयज का कोई भी कंट्रोल नहीं था। उस पूरे लॉकर पर इस कंपनी के लोगों का ही कंट्रोल था जो इस कंपनी को कंट्रोल करते हैं। तो ऐसे में अब जो 30 लॉकर्स खुले हैं, हमने देखा कि 58 करोड़ तक कैश मिल चुका है और भी पैसे बाकी है। तो देखिए जो एजेंसी है उनका अनुमान है कि लगभग ये जो पूरा आंकड़ा है 100 करोड़ तक जा सकता है, लेकिन अभी भी आधिकारिक पुष्टि आनी बाकी है। 30 जो लॉकर्स हैं उसको स्कैन किया जाएगा, उसमें देखा जाएगा कि क्या उसमें पैसों के अलावा क्या डॉक्यूमेंट्स भी हैं, कोई ज्वेलरीज भी छुपा कर रखी गई है। तो तमाम चीजें हैं कि कैसे ये पूरा घोटाला किया गया, कैसे जीएसटी चुरा कर टीएमटी को बेचा गया, कैसे एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजा गया। तो तमाम चीजें हैं जिस पर आईटी की नजर है। आईटी इस पूरे चीजों को इन्वेस्टिगेट करे। देखिए ये पोस्ट सर्च ऑपरेशन अब आईटी का चल रहा है। देखिए कल इनका ऑपरेशन पूरा हो गया था, जिसके बाद आईटी ने एक ऑफिशियल प्रेस नोट इशू किया था, लेकिन अब ये पोस्ट सर्च ऑपरेशन के बाद का ऑपरेशन चल रहा है, जहां पर जो कई लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं, तो कई लॉकर्स को स्कैन किया जा रहा है। जी प्रतिमा, बहुत शुक्रिया सूरज ओझा इस जानकारी के लिए। तो सूरज हमारे सहयोगी बता रहे हैं किस तरीके से जालना में अभी भी कैश की खोज की जा रही है। माना जा रहा है 30 और लॉकर हैं जिसमें कैश और मिल सकता है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, बिहार में जिस तरीके से सियासत हर वक्त बदल रही है। सीताराम येचुरी तेजस्वी यादव से मिले हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। सीताराम येचुरी तेजस्वी यादव से मिलने के लिए पहुंचे हैं। तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंचे हुए हैं, उनके आज सोनिया गांधी से भी मुलाकात होनी थी, और इस बीच सीताराम येचुरी की उनसे मुलाकात करने की खबर है। बिहार में कैबिनेट को लेकर बातचीत का अनुमान जाहिर किया जा रहा है कि हो सकता है बातचीत करें, क्योंकि बिहार में जो महागठबंधन है उसमें लेफ्ट की पार्टियां भी शामिल हैं। ऐसे में इस बैठक को, इस मुलाकात को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आज की तारीख है 12 अगस्त। आज से ठीक 75 साल पहले भारत और पाकिस्तान 200 साल की गुलामी के बाद आजादी की तारीख तय हुई थी 15 अगस्त की। इसी के मद्देनजर एबीपी न्यूज आज से शुरू कर रहा है 75 घंटों की नॉनस्टॉप कवरेज। भारत की गुलामी के आखिरी 75 घंटों में क्या क्या हुआ, किस तरह 75 साल पहले हर घंटे बदलती गई इतिहास की तस्वीर, 1947 में इस समय क्या हुआ था, आइए लेकर चलते हैं आपको आजादी ब्रेकिंग वॉल पर। अगस्त 1947 की ब्रेकिंग न्यूज हम आपको दे रहे हैं। तब इस वक्त क्या हुआ होगा, देश की आजादी से जुड़ी तब बड़ी खबर आई थी। भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा खींचने के काम में जुटे
सर रेडक्लिफ ने अपना काम पूरा करने का ऐलान कर दिया था। सर रेडक्लिफ ने मानचित्र के फाइनल वर्जन को 17 अगस्त को जारी किया था। भारत पाकिस्तान विभाजन को लेकर तब तमाम पेचीदगियां सुलझा ली गई थीं। सर रेडक्लिफ की ओर से यह ऐलान तब कर दिया गया था, यह पूरी जानकारी तब दे दी गई थी। आजादी ब्रेकिंग में इस वक्त इतना ही, बहुत जल्द फिर लेकर मौजूद होंगे 1947 आजादी के नए अपडेट और ब्रेकिंग न्यूज। और हम आपको बता दें कि 15 अगस्त तक हम आपको हर घंटे आजादी की असली खबरें इसी तरीके से दिखाते रहेंगे। मातृभूमि में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।